जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से पहली बार बात सुनी थी। ठीक है, यानी कि जो आपके रॉबिन्सन क्रूसो थे वो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से पहली बार बात सुनी थी। ठीक है, फ्राइडे के मुख से या फिर जॉन के मुख से या फिर एडिशन के मुख से या फिर डेनिशन के मुख से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा फ्राइडे के मुख से। ठीक है, यानी कि जो आपके रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्होंने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से पहली बार बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील को श्रेणी में रखा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील को श्रेणी में रखा, तो वो भैया रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, यानी कि जो आपके बालकृष्ण भट्ट थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, सतना मध्य प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या फिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश या फिर अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भैया बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, ये आपके जो बालकृष्ण भट्ट है ना, ये किस युग के रचनाकार है। ठीक है, युग का और काल, दो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस युग के रचनाकार है और किस काल के रचनाकार है। तो अगर आपसे काल का बात पूछे, ठीक है, तो काल अगर आपसे पूछे तो भैया ये आधुनिक काल के थे। ठीक है, किस काल के थे, आधुनिक काल के। और अगर आपसे पूछा जाए युग का तो ये भैया भारतेंदु युग के थे। ठीक है, किस युग के थे, तो ये भारतेंदु युग के थे। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं और पूछे भी जाते हैं बहुत बार कि भैया बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ठीक है, तो अगर आपसे काल पूछे तो आधुनिक टिक करोगे और अगर आपसे युग पूछे तो आप भारतेंदु टिक करोगे। ओके, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है भैया, जो आपका बातचीत शीर्षक पाठ है, ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ, ये एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब है क्या, क्या मतलब भैया, क्या बोल रहे हो, इसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको। बातचीत शीर्षक पाठ भैया एक की क्या है, मतलब लाइक एकांकी है, नाटक है, कविता है, कहानी है, ठीक है, या फिर निबंध है, क्या है। तो बातचीत जो आपका है ना, ये जो किस विधा की रचना है, ये भैया आपका एक ललित निबंध है। क्या है जी, ये आपका एक ललित निबंध है। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो आपका बातचीत है, जो आपका बातचीत शीर्षक पाठ है, वो भैया किस विधा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है ललित निबंध के अंतर्गत। बातचीत आपका एक निबंध है। ठीक है, और बातचीत चैप्टर में बताया गया है बात करने के तरीका को, बात करने की शैली को, कि आखिर एक्चुअल में बात किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, दो लोगों में बातचीत होती है उसे क्या बोलते हैं, तीन लोगों में बातचीत होती है उसे क्या बोलते हैं, मतलब तरह तरह के मतलब बारे में बताया गया है कि कब किस कंडीशन में बातचीत करने के तरीकों को क्या बोलते हैं। मतलब पूरी तरीके से अगर निष्कर्ष देखा जाए ना, तो बातचीत चैप्टर का यही निकलता है कि कुल मिला के बस बातचीत करने का एक अच्छा तरीका, ठीक है, वो बताया गया उसमें बातचीत चैप्टर में आपके। और इसको लिखा किसने है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आता है 4 नंबर क्वेश्चन काव्य खंड का कि कड़बक के कवि कौन है। ठीक है, आपका कड़बक एक कविता है, सिंपल सा बात है, उसके कवि कौन है, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर नाबादास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि भैया जो आपका कड़बक चैप्टर है उसके भैया लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था, बिकॉज पूछा है क्वेश्चन, बिहार बोर्ड ने कई बार रिपीट करा है, पूछा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का क्या नाम था, तो इनका नाम था भैया मलिक शेख ममरेज। ठीक है, क्या नाम था, याद कर लेना, मलिक शेख ममरेज। ठीक है, मलिक शेख ममरेज। ओके, तो ये सब चीजें आप क्लियर करते चलोगे। और एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपके जो आपके कड़बक के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, ये आपके एक आंख से अंधे थे। क्या थे भैया, एक आंख से अंधे थे। ओके, ये सब चीजें मतलब पॉइंट है छोटी मोटी, इसे ध्यान में रखोगे आप सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। ठीक है, भैया सेम क्वेश्चन है यार, पिछले क्वेश्चन क्या था कि कड़बक के रचयिता कौन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस कविता के, किस कविता को लिखे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है भैया, आपके भैया गदखंड में जितने भी चैप्टर हैं गदखंड में, ठीक है, गदखंड में हो गया आपके, गदखंड हो गया, एक मिनट, गदखंड आपका हो गया, उसके बाद आपका काव्यखंड हो गया। ठीक है,
तो इसमें जो भी चैप्टर्स हैं आपके, जो भी लेखक हैं, जो भी इनके रचनाकार हैं, तो उनका बस तुम नाम अगर आप याद रख लेते हो ना कि इस चैप्टर को इस लेखक ने लिखा है, इस चैप्टर को इस लेखक ने लिखा है, तो भैया तुम्हारे कम से कम 5 से 10 ऑब्जेक्टिव भैया बस इसी पे आते हैं कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, उसने कहा था चैप्टर को किसने लिखा है, संपूर्ण क्रांति को किसने लिखा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या फिर लेखक का नाम दे देगा, पूछेगा कि इन्होंने कौन से चैप्टर को लिखा है, तो आपको बताना होता है, ठीक है। तो चीजें आसान हो जाती है भाई। तो बस क्या करना, तुम कम से कम चैप्टर के जो लेखक है ना उनके नाम आप कंफर्म, इसको तो कंफर्मेशन करके जाना है आपको, इसका नाम कंफर्म कर लेना है, ठीक है, कि इस चैप्टर के कौन लेखक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था, ठीक है। जो सूबेदार हजारा सिंह थे उनके पुत्र का नाम था भैया, क्या नाम था, बोधा सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ है, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, या फिर अंग्रेजों के साथ, या फिर जर्मनी के साथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि जर्मनी के साथ। जो आपके भारतीय सिपाही थे, ठीक है, उनका जो संघर्ष हुआ था वो किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, ठीक है। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, जो आपका जर्मन लेफ्टन था, जो कि आपका एक नकली, ठीक है, नकली लेफ्टन के रूप में आया था, जो कि आपका जर्मन लेफ्टन था, ठीक है। तो उसको भैया मार गिराया हमारे वीर सेनानी कौन, लहना सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर की सूरदास की कौन सी रचना है। देखो भैया जो पद रचना है ना वो सूरदास की भी है, ठीक है। जो पद है तुम्हारा, ठीक है, पद है वो भैया सूरदास की भी है, ठीक है, सूरदास की भी है। और ये जो तुम्हारा है तुलसीदास की भी है, ठीक है। तो तुलसीदास के भी पद हैं, सूरदास के भी पद हैं, भैया कबीरदास के भी पद हैं। तो लेकिन आपको इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बस सूरदास और तुलसीदास का पद पढ़ना है, ठीक है। तो सूरदास भैया एक कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, जबकि तुलसीदास आपके एक राम भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। यानी कि सूरदास भैया कृष्ण भगवान का बहुत बड़े भक्त थे, और जो तुलसीदास है वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का सबसे बड़े भक्त थे, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम याद रखोगे। तो सूरदास की कौन सी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे पद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सूरदास किस भक्ति के कवि है, मैंने आपको बताया कि सूरदास जो थे ना, ठीक है, वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 11 नंबर की सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि भाषा कौन सी है, अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, या फिर मैथिली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, वो है भैया ब्रज भाषा के, ठीक है, किस भाषा के, तो ब्रज भाषा के। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। एक क्वेश्चन आपका रोज चैप्टर का है, ठीक है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक भैया कौन था, मालती का कौन लगता था, तो कहीं दूर के रिश्ते का भैया आपका भाई लगता था, ठीक है। तो भैया वही चीज है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, याद रखना 4 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, जो मालती थी ना उसके पति का नाम था भैया महेश्वर, ठीक है, महेश्वर, जो कि आपका एक पैसे से क्या था भैया, डॉक्टर था, ठीक है, यानी कि पैसे से क्या था, डॉक्टर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, ठीक है, किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। गैंग्रीन नामक एक रोग होता है, ठीक है, जो अगर आप उच्च पहाड़ियों में जाते हो तो वहां पे भैया नुकीलेदार कट्टे रहते हैं, मतलब कांटे रहते हैं, और अगर वो आपके शरीर के कोई भी पार्ट पे, पैर में बोल लो या फिर हाथ में बोल लो या फिर किसी भी बॉडी में अगर वो चुभ जाते हैं ना, और अगर काफी टाइम तक आपके बॉडी में ही रह जाते हैं ना, तो उसके कारण भैया एक आपका रोग हो जाता है जिसका नाम बोला जाता है गैंग्रीन, और उसके लिए भैया ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब चीजें वही है, गैंग्रीन नाम का रोग है जिसका इलाज करता था आपका कौन, महेश्वर, जो कि आपका मालती का पति था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की मालती के पति का क्या नाम था। अभी मैंने आपको क्लियर करा कुछ टाइम पहले कि मालती का पति का नाम था भैया महेश्वर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की श्री रामचरितमानस किन की रचना है। मैंने आपको बताया कि जो तुलसीदास है ना, तुलसीदास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और तुलसीदास जी जो थे ना वो राम मार्गी प्रेम धारा के क्या थे भैया, बहुत बड़े कवि थे, यानी कि राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। प्रभु श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त थे कौन, तो भैया तुलसीदास। ओके, और सूरदास किसके थे, तो एक कृष्ण भगवान के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। अभी मैंने आपको बताया ये राम मार्गी शाखा के कवि हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कृष्ण मार्गी शाखा के कवि कौन है, तो याद रखना भैया सूरदास, ठीक है। जो आपके सूरदास है ना वो भैया किस धारा के कवि है, कृष्ण मार्गी धारा के कवि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, ठीक है। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, उन्होंने दिया है भैया भिखारी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, हेडमास्टर बोलता था, या फिर मित्र बोलता था, या फिर पिताजी, या फिर माँ। तो हेडमास्टर को ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी बोलते थे भैया उनके पिताजी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। सेम क्वेश्चन जूठन चैप्टर से आपका लिया गया है, ठीक है, जिसके राइटर है भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि, और जूठन आपका एक आत्मकथा है, ठीक है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी को उल्लेख किया है, ठीक है, यानी कि उनके दैनिक जीवन में जो जो चीजें घटी बचपन से लेकर अभी तक की, उन्होंने हर एक चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन करा। ओके, तो लेखक का विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, तो उनके पिताजी ने देख लिया था, ठीक है, उनके पिताजी ने देख लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भैया आप बोलोगे कि भैया विद्यालय में झाड़ू लगाते, भैया विद्यालय में लोग तो पढ़ने जाते हैं। हाँ, ये जो आपकी जूठन चैप्टर के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ये थोड़ा दलित वर्ग से आते थे, ठीक है, यानी कि जो बोल सकते हो थोड़ा नीच कास्ट के, यानी कि नीचे कास्ट के। तो भैया इनके साथ भैया वो भेदभाव किया जाता था जाति को लेके, कास्ट को लेके, क्योंकि ये दलित वर्ग से आते थे या नीचे के सबसे नीचे वाले वर्ग से आते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो हेडमास्टर था जब भी पढ़ाई वगैरह होता था तो सबको पढ़ाता था, इनको साइड कर देता था, इनको कोई ना कोई काम ही दे देता था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ठीक है। तो जो तुम्हारा हेडमास्टर है ना कलीराम, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ज़्यादा रेड था, ठीक है। तो लेखक को विश्वविद्यालय में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देख लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक काफ़ी अच्छी कविता को लिखा है भैया, जिसका नाम है पुत्र वियोग। इन्होंने बताया है कि एक माँ के दर्द क्या होती है जब जब माँ अपने बेटे को खो देती है, तो ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया है कि जब पुत्र की मृत्यु हो जाने पर माँ का जो मन समझाना होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का डेथ हुआ था ना, वो भैया कार एक्सीडेंट में हुआ था। किस चीज़ में हुआ था? कार एक्सीडेंट में हुआ था, ये भी इलाहाबाद की थी, ठीक है। पुत्र वियोग, सॉरी एक मिनट, हम लोग कौन से क्वेश्चन कर रहे थे भैया? अरे यार क्या कर देते हो तुम भी मतलब यार आगे पीछे हो जाती है ना चीज़ें, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 21 नंबर कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कावित्री का खिलौना कौन सा है, ठीक है। अपने पुत्र को खिलौना कहते हुए संबोधित करी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका पुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। जो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो आपकी पुत्र वियोग चैप्टर का लेखिका है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था भैया, उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर भैया असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23 नंबर कि पुत्र वियोग कविता में कावित्री ने मित्र पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। देखो, तो खिलौना तो कहकर इन्होंने संबोधित किया ही अपने पुत्र को, साथ में छौना खोया धन कहकर भी संबोधित किया है, लेकिन अनमोल रत्न बोल के अपने पुत्र को संबोधित नहीं कराए। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है। उन्होंने शिक्षा चैप्टर पार्ट को लिखा है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर भैया मध्य प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 26 नंबर, 1 सेकेंड, 26 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, ठीक है। यानी कि जब भैया जे कृष्णमूर्ति की जो मां का डेथ हुआ था ना, उस समय भैया जो हमारे लेखक थे जे कृष्णमूर्ति जी, ठीक है, वो भैया 10 वर्ष के थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि कहानी में कुड़माई शब्द का अर्थ है, ठीक है। ये जो कुड़माई शब्द यूज किया गया ना, ये भैया उसने कहा था कहानी, उसने कहा था, तुम कहानी पढ़ोगे ना, उसने कहा था, ठीक है, तो उसमें भैया यूज किया गया है कुड़माई शब्द का, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा मंगनी। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उसने कहा था कहानी है, इसको लिखा किसने है, ठीक है, तो इसको लिखा है भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, ठीक है, इनको किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और ये जो भैया उसने कहा था कहानी है, ये आपका 1915 में भैया ये प्रकाशित हुआ था, रिलीज हुआ था, ठीक है, जिनके लेखक मैंने आपको बता दिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था। भैया जो आपका बोधा था ना, वो भैया सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 29 नंबर कि कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है, जूठन, रोज, उसने कहा था, या फिर तिरिच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ठीक है, वो पूछना क्या चाहता हूं कि भैया जूठन जो कि आपका एक आत्मकथा है, ठीक है, जो कि आपका एक आत्मकथा है, इसके भैया लेखक कौन है, ठीक है, तुम मुझे बताओगे। रोज जो कि आपका एक कहानी है, ठीक है, इसके लेखक बताओगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, रोज आपका एक कहानी है, इसके लेखक कौन है। उसके बाद तिरिच, ठीक है, जो कि आपका भैया क्या है, एक घटना है, ठीक है, घटना पे आधारित चीजें हैं।
तो इसके भैया लेखक कौन है? तो आप मुझे बताओगे चीजें। जूठन के भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि आपने बोला, मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया यार, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, तुम चीजें याद कर रहे हो, चीजें रिकॉल हो रही है, तो भाई इससे अच्छा और आपको क्या ही चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं बोलूँगा आप सही से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बच चुके हैं, मिनिमम 1 मंथ ही बच चुके हैं। ठीक है, और 1 मंथ बाद आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है यार, पैसेंस रखो। ठीक है, चीज़ें हो जाएगी, सब सही से हो जाएगा। ठीक है, घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। वो मैं मानता हूँ थोड़ी सी वो होती है, डर लगती है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सही से पेपर देके आना। बाकी मैं बनाऊंगा डेडिकेटेड वीडियो, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किस तरीके से लिखना है, वो सब चीज़ें मैं अभी लाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो बाकी रोज कहानी है आपका। इसके भैया लेखक हैं भैया अज्ञे जी। ठीक है, इसके लेखक हैं अज्ञे जी। उसके बाद आता है त्रिच, इसके लेखक है भैया उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश नारायण। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, सब आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ठीक है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था कफन। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं। ठीक है, और भैया आप सभी वीडियो तो देख लेते हो ना, और कमेंट करना भूल जाते हो। भैया मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आप कमेंट नहीं करोगे ना, तो भैया आपके माइंड में कुछ तो ऐसा लगेगा ना, भैया मैंने कुछ तो छोड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आप वही कमेंट कर दोगे, इसका भी आंसर बता दोगे, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता रहेगा, भैया बुक देखोगे, अपना नोट देखोगे, भैया सब चीज क्या करोगे, चीजें रिकॉल करने की कोशिश करोगे, कहानी पढ़ने की कोशिश करोगे, और फाइनली जब आपको इसका आंसर पता चल जाएगा ना, उसके बाद अगर आप कमेंट करोगे ना, तो चीजें आपके माइंड में बनी रहेगी, और आप भैया कहीं ना कहीं आप खुद से संतुष्ट होगे कि अरे भैया मैंने पूरा वीडियो भी देख लिया, चीजें सही से पढ़ भी ली, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ा, और साथ में जो होमवर्क मिला था 1-2 प्रश्न, उसको भी मैंने कमेंट करके होमवर्क बना लिया, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है भैया, सब चीजें होती है डिसिप्लिन, तो आपको डिसिप्लिन मैनेज करना ही पड़ेगा अपना। ठीक है, और आपको सही से रहना पड़ेगा, सही से सीखना पड़ेगा, चीजें सही से पढ़ना पड़ेगा, सही से लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी चीजें होती है ना, हर एक चीज में आपको डिसिप्लिन मैटर करता है, तो डिसिप्लिन भैया आपको मैनेज करके रखना है सही से। ठीक है, और मैं जो होमवर्क दूं उसे आपको क्लियर करना है, कमेंट करना है। मैंने बोला कमेंट करने, तो आपको करना है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको आगे चल के सिखाएगी। अभी आप क्लास 12th में हो, आगे करोगे। ठीक है, आप कोई भी फील्ड में जाओगे, कोई अलग फील्ड में जाएगा, कोई अलग फील्ड में जाओगे, बिकॉज ये सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं ना, तो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना चीज़ें। ठीक है, तो भैया वही चीज़ है, आप 12th बाद सोचोगे कि भैया मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं किस फील्ड में जाना है। सबकी अलग अलग टारगेट होती है, सबकी अलग अलग गोल्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सब अलग अलग फील्ड में जाने वाले हो। ठीक है, और आगे चल के, ये तो 12th तक की चीज़ है ना, आगे चल के ऐसा नहीं कि 12th तक की चीज़ें सीमित है, इसके आगे चल के जैसे ही जाओगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको डिसिप्लिन मैनेज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इस होमवर्क का जवाब आपको कमेंट में बताना है, ताकि आप सभी भी डिसिप्लिन मैनेज कर सको अपना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। और हमारे चैनल पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे लिए, आप सभी के लिए भी, कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भैया 1000 मेंबर। ठीक है भाई, सोचने वाली बात होती है यार, 1000 से ज़्यादा लोग, 1000 लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं फिजिक्स वाले भैया प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी को फ्री एजुकेशन मिलता है। ठीक है, फ्री में चीज़ें गेन करके जाते हो, हेल्पफुल वीडियोस मिलते हैं, बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने सारे भी आपके अपडेट्स होते हैं वो आपको रेगुलर मिलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, या फिर हर एक चैप्टर का 1 शॉट, या फिर जो भी चीज़ें आप बोल लो, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। हर एक वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया 1K होने वाले हैं फैमिली मेंबर हमारे इस परिवार में, और आप सभी एक परिवार का हिस्सा हो, तो आप सभी को भी बताइए, एंड आप सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ तक लाने के लिए एंड यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए, आई रियली लव यू। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, तो भैया प्लीज लाइक कर लो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो कि भैया मेरे गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा, मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आएगा, तब मैं लाइक करूंगा क्या? अरे भैया वो सब छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। 1 महीना बाद आपका बोर्ड एग्जाम है, तो वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और साथ में दोस्तों में शेयर कर देना, अगर आपके दोस्त, अगर आपके भाई, अगर आपके बहन वैसे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम 2025 में है, और अगर वो सभी क्लास 12th में है और प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उनके पास ये वीडियो जरूर से भेज देना, ताकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और हमारी हर एक वीडियोस हेल्पफुल होती है। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, भैया बहुत 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 बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप सभी। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है ना, वो हेल्पफुल कंटेंट होती है यार। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड भैया मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, लव यू।